अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे पास्ट पेपर क्वेश्चंस को लेके हो रही थी। तो कल हमने वालिका का क्वेश्चन कंप्लीट किया था, उसमें कोई इशू, किसी कैलकुलेशन पे आपको गाइडेंस हेल्प चाहिए। फिर हमने ओमेगा क्वेश्चन जो नेक्स्ट इस पे डिस्कशन स्टार्ट की थी, इसकी गालिबन हमने रीडिंग कर ली थी और अब हमने इसके सोल्यूशन की तरफ चल रहा था। तो आई वुड लाइक के 2-3 मिनट में आप इसको रीड थ्रू फिर कर लीजिए, देन हम इसका सोल्यूशन पे बात शुरू करते हैं। की पॉइंट्स इसके हमने कल डिस्कस कर लिए थे, लेकिन एक सबसे ज़्यादा डाटा रिफ्रेश कर लें अपने माइंड में। अच्छा, इस क्वेश्चन में जैसे हमने कल थोड़ी सी बात कर ली थी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट है और साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट से 1 साल में लगेगा इसको प्लांट की बिल्डिंग बनने में, प्लांट इंस्टॉल होने में, और प्रोडक्शन 1 साल बाद शुरू होनी है, फिर 5 साल लाइफ है। नॉर्मली 5 साल लाइफ का जब प्रोजेक्ट आता था ना हमारे पास, तो हम जीरो में इन्वेस्टमेंट लेते थे, 1 2 3 4 5 कहानी खत्म हो जाती थी, क्योंकि हम समझते थे जीरो में प्लांट लगाया तो 0 से 1 में पहला साल पूरा हो गया, 1 से 2 में दूसरा साल एंड सो ऑन। लेकिन ये केस थोड़ा फर्क है, यहाँ पे जीरो में आपका प्लांट लग नहीं रहा, जीरो में सिर्फ साइन हो रहा है एग्रीमेंट, प्लांट लगने में 1 साल लग जाएगा, 1 में जाके प्लांट आपका रेडी होगा, तो उससे आगे 5 साल चलने हैं, लाइफ 5 साल है ना, तो फिर 0 से 5 तक हमारे कैश फ्लो नहीं बने, हमारे कैश फ्लो 0 से 6 तक जाने हैं। तो स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मेट रहेगा हमारा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। डाटा हमें देखा, हमें कुछ मिलियंस में इन्वेस्टमेंट का जिक्र था, तो हम रुपीज इन मिलियंस में ही इसको ले लेंगे। हमारी जो आइटम्स ऑफ कैश फ्लोज बनती हैं, अभी तक हमने जो सवाल देखे थे उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक ही आइटम हमें दिया जाता था, बट इस क्वेश्चन में हमें 3 आइटम्स ऑफ कैपिटल एसेट का जिक्र है, एक लैंड, एक बिल्डिंग और एक प्लांट। तो इन तीनों का हम अलग-अलग लेंगे, क्योंकि इन तीनों के कैश फ्लोज का जिक्र उसने अलग-अलग किया हुआ है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल का भी जिक्र है, तो वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज भी हम लेंगे। देन नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, वो तो आने ही आने हैं, कारोबार बिजनेस के लिए किया जाता है तो बिजनेस कैश फ्लोज भी आएंगे। और टैक्सेशन यहाँ पे उसने कहा इग्नोर कर दीजिए, टैक्सेशन इस क्वेश्चन में शामिल नहीं है, तो यहीं पे हमारा सवाल, इसका मतलब ये क्लोज होगा। यहाँ से हमें नेट कैश फ्लोज मिल जाएंगे और हमने टूल अप्लाई करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो हम डिस्काउंट फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लाएंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेजर कर लेंगे। तो लीजिए जी, ये हमारा फॉर्मेट है जिसको हमने पॉपुलेट करना है। अब अच्छा जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं लैंड से अपनी कहानी। लैंड के बारे में हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है? उन्होंने कहा जी, ये जो प्लांट लगना है एक ऐसी लैंड पे लगने हैं जो कि खरीदी गई थी माजी में 2005 में, कितने की? 20 मिलियन की। तो 2005 में 20 मिलियन, हम 2014 में बैठे हैं, तो 2005 माजी है, माजी की तो 20 मिलियन तो इरेलेवेंट है, उसको तो छोड़ दो।
आगे चलते हैं, मजीद कहता है कि एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज 40 मिलियन, कि आज ये लैंड 40 मिलियन की बिकती है। इसका मतलब अगर मैं इस लैंड को आज इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करता हूं तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग लैंड इज 40 मिलियन। तो लैंड की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें लेनी है 40 मिलियन, क्योंकि अगर मैं ये प्लांट नहीं लगा रहा तो लैंड इज कन्वर्टेबल इनटू कैश ऑफ 40 मिलियन। अगर ये प्रोजेक्ट लग जाते हैं तो वो 40 मिलियन का जो बेनिफिट मैं ले सकता हूं उस लैंड को बेच के, दैट विल बी डिलेड फॉर द टाइम बीइंग, दैट इज बीइंग फोरगोन। सो 40 मिलियन की लैंड की इन्वेस्टमेंट यहां ली जाएगी। मजीद आगे चलते हैं इसी के कंटिन्यूएशन में, द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज 30 मिलियन एंड प्लांट इज 100 मिलियन। बिल्डिंग 30 की बनेगी, प्लांट 100 का मिलेगा, लेकिन दिस इज नॉट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वी नीड इन्फॉर्मेशन ऑन टाइमिंग एज वेल। लैंड तो अगर हमने आज एग्रीमेंट साइन कर दिया बिल्डिंग बनाने का तो लैंड तो आज ही लॉक होगी, तो लैंड की 40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जीरो में ही आ जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट बिल्डिंग का 30 एंड प्लांट का 100, उसके लिए हम पढ़ते हैं आगे, शायद और आगे नीचे इधर बुलेट में इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये जी बुलेट नंबर 1, ABC Limited would assist in setting up of the factory for which it would be paid an amount of 10 million at that time of signing of agreement. Signing of agreement is our initiation point. We will assume it is in zero. जैसे नॉर्मली हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जीरो लेते हैं तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट जीरो में नहीं है, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, हम इसको जीरो समझेंगे। इसके आगे पढ़ें तो कहते हैं जी रॉयल्टी है, खैर बात की कहानी है। ये सेकंड बुलेट इज मोर आल्सो रेलेवेंट। The factory building and installation of plant would be completed and commercial production would start 1 year after signing the agreement. आज आप एग्रीमेंट साइन करेंगे, बिल्डिंग किसने बनानी है? ABC ने। आज एग्रीमेंट साइन करेंगे और एग्रीमेंट साइनिंग पे ABC को आप कितने पैसे देंगे? बिल्डिंग की मद में 10 मिलियन दे देंगे। इसके बाद बिल्डिंग पे भी काम शुरू हो जाएगा, प्लांट पे भी काम शुरू हो जाएगा। बिल्डिंग पे टोटल लगने हैं 30 मिलियन, 10 चले गए, 20 बाकी रह गए। प्लांट पे टोटल लगने हैं 100 मिलियन। उसने कहा जी बिल्डिंग भी पहले साल के दौरान कंप्लीट होगी और पहले प्लांट बनने में भी 1 साल लग जाएगा। तो इसका मतलब 20 मिलियन 0 से 1 के दरमियान स्पेंड होंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा स्पेंड होता है वो जाता है साल के एंड पे, और 100 मिलियन भी 0 से 1 के दरमियान स्पेंड हो गया। ड्यूरिंग द ईयर जो स्पेंडिंग होती है वो जाती है साल के एंड पे। लीजिए जी, ये हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के कैश आ गए। लैंड 0 में 40 मिलियन का आउटफ्लो, बिल्डिंग 10 मिलियन साइनिंग पे, 20 मिलियन 1 साल बाद शो करेंगे क्योंकि बिल्डिंग बनने में 1 साल लगना है, प्लांट बनने में भी 1 साल लगना है। प्लांट के सारे कैश एंड में जाएंगे क्योंकि प्लांट के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं कि एडवांस में पे होगा। इसका मतलब 0 से लेके 1 साल के दौरान जो 12 महीने हैं, 365 दिन है, इन 365 दिनों में 100 मिलियन लगना है। और हमारी DCF अजम्पशन कहती है कैश ड्यूरिंग द ईयर जो आप पे करते हो उसको साल के एंड पे दिखाओ। सो 0 से 1 तक जो वक्फा है ये पहला साल है। पहले साल में हमने कंस्ट्रक्शन करनी है बिल्डिंग की, पहले साल में हमने प्लांट लगाना है, तो पहले साल के दौरान ये 20 मिलियन जाना है, पहले साल के दौरान ये 100 मिलियन जाना है। इसको 1 पे शो करना है जी। ये तो बात होगी प्लांट, लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इनकी रेजिडुअल वैल्यू को भी क्लोज कर लें, उसका जिक्र भी कहीं क्वेश्चन में गिवन है, कहां पे है? नेक्स्ट बुलेट, ये जी बुलेट जो आ रही है इसमें गालबन इसका जिक्र है। OL uses a 5-year project appraisal method. The residual value of the 5-year appraisal method मतलब 5 साल कंपनी कारोबार चलाती है, एसेट में जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको 5 साल ऑपरेट करती है, इसलिए हम 0 से 6 तक गए में हैं क्योंकि 1 में उसने वर्किंग शुरू करनी है ना, तो आगे उसके 5 साल पूरे किए हैं। The residual value of the factory building and plant after 5 years is estimated at 50 and 10% of cost. लीजिए जी, उसने रेजिडुअल वैल्यू हमें दे दी। बिल्डिंग की है कितनी? 50%, मतलब 5 साल बाद 1 2 3 4 5 साल बाद 15 मिलियन, और प्लांट 10%, लीजिए जी 10 मिलियन, ये रेजिडुअल वैल्यू भी आ गई। एंड व्हाट अबाउट लैंड? सेकंड लास्ट, द मार्केट वैल्यू द लैंड आफ्टर 5 years इज एस्टिमेटेड 70। तो इसका मतलब लैंड यहाँ पे प्रोजेक्ट के एंड पे 70 मिलियन, ये लैंड की रेजिडुअल वैल्यू आ गई। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज एंड टाइमिंग, रेजिडुअल वैल्यू की वैल्यूज एंड टाइमिंग। जेनी क्वेश्चन, हमने हर वैल्यू को अप्रोप्रिएट सेल में लिखने के हमें नंबर मिलते जा रहे हैं, कहीं पे आधा नंबर, कहीं पे 1 नंबर। तो हमने ये 6-7 वैल्यूज यहाँ लिख ली हैं, हमें हर वैल्यू के इंसर्शन पे नंबर स्कोर होता जाता है, सही वैल्यू सही कॉलम में डालने के नंबर में मिलते जा रहे हैं। जी बेटा, ये ओमेगा लिमिटेड के लिए कर रहे हैं। बेटा ABC लिमिटेड हमारी मदद नहीं कर रहा, मतलब मदद इन द सेंस ABC लिमिटेड हमें बिल्डिंग बना के दे रहा है, तो बिल्डिंग बना के दे रहा है, बिल्डिंग तो हमारी बन रही है ना। ABC लिमिटेड के बारे में जुमला क्या लिखा है इसने यहाँ पे? ABC लिमिटेड विल असिस्ट इन सेटिंग अ फैक्ट्री फॉर विच इट वुड बी पेड एन अमाउंट ऑफ 10 मिलियन एट द टाइम ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट। ऊपर बताया गया है हमने बिल्डिंग बनानी है जिसपे 30 मिलियन लगेगा, नीचे बताया गया बिल्डिंग बनाने में ABC हमारी मदद करेगा जिसको 10 मिलियन एडवांस हम देंगे साइनिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि कहानी को बार बार पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। बात एक रीडिंग में आप चीजों को सही फैक्चुअली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा, मैं फिर आपको याद दहानी करा दूं, आपको कम से कम 3 दफा पढ़ना पड़ेगा शुरू करने से पहले आंसर इसका। अगर 3 दफा पढ़े बगैर शुरू करोगे इस तरह के सवाल को तो फंस जाओगे, मतलब आप सही डायरेक्शन में चीजों को नहीं ले पाओगे, बेस्ट स्कोर नहीं कर पाओगे। पढ़ते हो तो सारी चीजों का आपको आइडिया हो जाता है, क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं, उनकी क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। जी, तो हमने कैपिटल एसेट्स से रिलेटेड तीनों आइटम्स को डील कर लिया। अब हम वर्किंग कैपिटल की कहानी को भी डील कर लें तो बड़ी सिंपल सी है। उसने कहा जी वर्किंग कैपिटल इंजेक्शन ऑफ 15 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन, दैट्स इट, कोई चेंज नहीं बताई उसने। तो हमने पढ़ा हुआ इस तरह के केसेस में
कि जब फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो तो एट द इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट आउटफ्लो हो जाता है और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे रिकवरी हो जाती है। तो उसने कहा जी कमर्शियल प्रोडक्शन की कमेंसमेंट पे 15 मिलियन चाहिए, तो कमर्शियल प्रोडक्शन हमारी कमेंस हो रही है 1 में, तो 15 मिलियन चाहिए। इसके बाद कहानी खामोश है, तो भाई हमें पता है रिकवरी एंड में होनी है। अच्छा जी, अब रह गया जी नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोस। टैक्सेशन यहाँ पे है नहीं, तो जैसे हम डील करते हैं नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोस, तो हम एक वर्किंग से डील करेंगे। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोस में हमारे पास क्या क्या आइटम्स हैं, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो से रिलेटेड आपके पास जो आइटम्स अवेलेबल हैं, एक आपकी ये रॉयल्टी, दिस इज योर ऑपरेटिंग कैश फ्लो। दूसरी आपकी वैल्यू है जी सेल्स, पहले साल की 300 मिलियन, और तीसरी वैल्यू आपकी आएगी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, और देन वी हैव इन्फ्लेशन एज वेल, 10% 8%, सेल में इंक्रीज, ये कॉस्ट पर यूनिट का इजाफा है, कमी है। अच्छा, जब हमें बताया क्या गया है यहाँ पे, अगर हम कहानी समझें कि भाई अगर आप अपनी प्रोडक्शन पे जाते हो तो ये कंपनी एबीसी से चीजें ले रहे हो, आपको लगता है कि आप पहले साल आप 300 की चीजें बेचोगे, आपका रेवेन्यू 300 मिलियन होगा, और उसके बाद उसका 10% इजाफा है, तो रेवेन्यू तो 300 मिलियन पहले साल का, इजाफा 10%। ये रेवेन्यू 300 मिलियन कहां पे शो होगा, 0 1 2 3 से 2 में, क्योंकि 1 पे तो जाके प्लांट आपका रेडी हो रहा है, 1 के आगे प्लांट ने चलना शुरू होना है। तो पहले हम सवाल करते थे 0 में प्लांट रेडी समझते थे हम, और 0 से 1 के दरमियान हमारा पहला रेवेन्यू आ जाता था। ये प्लांट उसने क्लियरली बताया हुआ 1 में रेडी होना है, तो 1 से 2 में पहला रेवेन्यू आएगा जो 2 पर रिफ्लेक्ट होगा, तो पहला रेवेन्यू 2 में आएगा 300, उसके बाद 10% सालाना इजाफा है। तो ये तो होगी हमारी रेवेन्यू की कहानी। फिर रॉयल्टी है, रॉयल्टी तो 3% ऑफ सेल्स, जितना रेवेन्यू आएगा उसका 3% रॉयल्टी कटौती हो जाएगी। और तीसरी आइटम यहाँ पे आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसके लिए उसने इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि जी एग्जिस्टिंग मार्जिन तो हमारा 20% है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अपनी प्रोडक्शन पे जाएंगे तो 10% कमी आ जाएगी इसमें। और तीसरी इन्फॉर्मेशन इससे आगे है द सेल प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 8%। तीन इन्फॉर्मेशन। तो अब हम 1 बाय 1 इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इसके लिए वर्किंग में फिर इसी शीट पे टेबल बना लेता हूँ। ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहीं पे हैंडल करते हैं, उस बोर्ड पे मेरे पास जगह नहीं है, तो जनाब यहाँ पे हम टेबल बना के इसको हैंडल करते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमारे 2 से लेकर 6 तक जाने हैं, 2 3 4 5 6 5 साल है। हमारी आइटम्स हैं जी, एक सेल्स, फिर इसमें से लेस होनी है रॉयल्टी, और फिर इसमें से लेस होनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। देन वी शुड गेट टू द नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और यही शायद फिगर है जो हमें लेकर चलनी है। मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं कि फाइनेंसिंग कैश फ्लो क्वेश्चन ने जिक्र किया है, लोन का लोन लेना है, लोन रीपे करना है, इसके इंटरेस्ट पे करना है। हम फाइनेंसिंग कैश फ्लो यहाँ पे कहीं डील नहीं करेंगे। अच्छा जी, सेल्स की कहानी सिंपल है जी, रुपीज इन मिलियन में ही वर्किंग लेकर चलते हैं। उसने कहा जी पहले साल आप बेचोगे 300 मिलियन, और उसके बाद लास्ट ईयर सेल्स लेके उसमें 10% इजाफा डाल दोगे, तो ये वर्किंग लिखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गुड इनफ। इसके आगे आप कैलकुलेट करते जाओ। सेकंड ईयर सेल कितनी होगी, 330, उसके अगला साल 363, उससे आगे क्या है जी 399.3, एंड द लास्ट ईयर 439.23। लीजिए जी, ये हमारी होगी सेल्स। रॉयल्टी कितनी है जी, 3% ऑफ सेल्स, यहां पे लिखा और कैलकुलेट करके वैल्यू फीड कर दीजिए। 9 मिलियन, 9.9 मिलियन, 10.89 मिलियन जी, 11.98 मिलियन, 13.18 मिलियन जी। रॉयल्टी भी आ गई हमारे पास। अब आ गई है आखिरी आइटम, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये वर्ड याद है, कैश फ्लो का वर्ड है, ठीक है। हमने यहां पे जो कॉस्ट ऑफ सेल देनी है वो कैश कॉस्ट लेनी है। सवाल में हमें कहा गया है कि कंपनी की एग्जिस्टिंग कॉस्ट, द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ सेल्स। इसका मतलब एग्जिस्टिंग कॉस्ट आपकी कितनी है, 80% ऑफ सेल्स, और ये है कॉस्ट। कॉस्ट में तो नॉन कैश आइटम भी शामिल होती हैं। चलें इसकी कहानी हम लेकर चलते हैं। मैं पहले वर्किंग, ये हम ऑलरेडी वर्किंग 1 बना रहे हैं ना, ये वर्किंग 1 बना रहे हैं, तो मैं इसके लिए वर्किंग 1.1 बनाता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए, पहली कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए। तो जनाब मेरी वर्किंग 1.1 में फर्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या बनेगी। उसने कहा जी मेरा जो अभी हिसाब है ना, उसके हिसाब से 300 मिलियन की अगर सेल है तो मेरी 80% कॉस्ट होती है, ये एक बात होगी। लेकिन ये तो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग मतलब माजी में जो मैं बिजनेस करता आ रहा हूं उसका हिसाब है ये। अपनी प्रोडक्शन करूंगा तो मेरी कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। इसका मतलब मेरी कॉस्ट तो आएगी जनाब ये
तो मेरी फर्स्ट ईयर की कॉस्ट क्या है, रुपीज इन मिलियन में ही बताइए यहां से, 216 मिलियन, ये मेरी पहले साल की कॉस्ट है, बट मुझे तो चाहिए कैश कॉस्ट। तो हम क्या करें, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और मेरे पास दो डेप्रिशिएबल एसेट हैं, एक है बिल्डिंग और एक है प्लांट। लैंड तो डेप्रिसिएट होती नहीं है। और डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन में क्या बताया गया जी, कोई डेप्रिसिएशन का तरीका बताया गया, कहां पे बताया गया, फोर्थ लास्ट बुलेट में, ओएल चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जनाब स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, 15 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू, 5 साल लाइफ, कितनी डेप्रिसिएशन, 3 मिलियन। और प्लांट पे 100 मिलियन की कॉस्ट, 10 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू, 5 साल लाइफ, 18। लीजिए जी, ये मुझे पहले साल की कैश कॉस्ट, फर्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, कितनी जी, 195। ये है मेरी पहले साल की कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम कैश फ्लो बेस्ड एवेल्युएशन कर रहे हैं, हमने तमाम वैल्यूज कैश फ्लोज में लेनी है। क्वेश्चन को ध्यान से हमने पढ़ा तो हमें पता लगा 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब 80% कॉस्ट है। फिर उसने कहा ये तो करंट है, अपनी प्रोडक्शन करोगे 10% कमी हो जाएगी, इसका मतलब हमारी कॉस्ट अपनी प्रोडक्शन से पहले साल के हिसाब से इतनी बनती है, ये तो पहले साल की कॉस्ट है, बट हमें तो कैश कॉस्ट चाहिए। डेप्रिसिएशन उसने बताई भी, हम माइनस करेंगे, कैश कॉस्ट पे आ गए। तो ये जनाब हमारे पहले साल की कैश कॉस्ट आ गई 195। और इसके बाद इसने कहानी बताई भी हमें कि भाई इसमें इजाफा आना है 8% का, तो डालते जाइए इजाफा 8% का, 195 इंटू 1.08, 210.60, नेक्स्ट 227.45, नेक्स्ट 245.64, नेक्स्ट 265.30। लीजिए जी, ये हमारे पास नेट ऑपरेटिंग कैश का डाटा सारा अरेंज हो गया है। हमने इसको वर्किंग मंथ से ले लिया, वर्किंग मंथ से लिया, और बाकी 8% का इसमें इजाफा डाल दिया। उसने हमें बता दिया है कि डेप्रिसिएशन के अलावा जो खर्चा है उसने 8% से बढ़ना है, तो हम डेप्रिसिएशन के अलावा ही खर्चा लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन वैसे ही अपने एनालिसिस में नहीं लेनी होती। डेप्रिसिएशन तो हम सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे तो टैक्स सवाल में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो लीजिए जी, बताइए पहले साल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 96, दूसरा साल 109.5, तीसरा साल 124.66, लास्ट वन जी 160.75। लीजिए जी, ये हमारे पास है नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की फिगर। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई चीज़ समझ नहीं आई, मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लासरूम में बैठने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारी यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है कॉन्सेप्चुअली यू शुड फॉलो। कॉपी करना बोर्ड पे दैट इज सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, बल्कि थर्ड लेवल इंपॉर्टेंस है। मेन अहमियत सेकेंडरी इंपॉर्टेंस मैं यही कहूँगा सबसे पहले यही है कि जो कहा जा रहा है, जो डिस्कशन की जा रही है, जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जा रही है, वो कॉन्सेप्चुअली आप ऑब्जॉर्व कीजिए। और किसी कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत हो, कोई कॉन्सेप्ट डिस्कशन समझ ना आए, ऑलवेज रेज योर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन। लीजिए जी, ये नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहां से उठाएंगे और अब हम लाएंगे इनको इधर। शुरू होगी कहानी 2 से, 96, नेक्स्ट 109.5, नेक्स्ट 124.66, 141.68, 160.75। लीजिए जी, टोटल कीजिए। डिस्काउंट फैक्टर कौन सा है जी, डिस्काउंट फैक्टर क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। कंप्लीट द क्वेश्चन फॉर एनपीवी। एनपीवी बताइए इस क्वेश्चन की, फिर हम इस क्वेश्चन को क्लोज करते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक। डेप्रिसिएशन कैश कॉस्ट नहीं है, ये कैसे पता हमें, क्योंकि उसने प्रॉफिट कहा है। ठीक है, जी बेटा मैंने आपको कल भी बताया, पहले भी बोला था, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी करते हुए हम सिर्फ इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लेते हैं, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को इग्नोर करते हैं। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज में क्या क्या आ जाता है, लोन लेना, लोन पे इंटरेस्ट पे करना और लोन रीपे करना, इन तीनों चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। इवन डिविडेंड पे करना, हमें कहा जाता है कि हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, तो वो भी इग्नोर करना है, वो भी इरेलेवेंट है। ठीक है, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज इरेलेवेंट। इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, सिर्फ यही दो कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लोज हैं जिनको हम अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कंसिडर करते हैं। जी बेटा,
प्रॉफिट का वर्ड यहाँ पे बोला गया तो प्रॉफिट में से फाइनेंस कॉस्ट लेस होगी। प्रॉफिट मार्जिन की बात की गई है। प्रॉफिट मार्जिन में आप कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्लैरिटी शायद लैग हो रही होगी कि भाई इसमें प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन में फाइनेंस कॉस्ट भी लेस हुई या नहीं हुई। तो नॉर्मली प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हद तक कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, जिसमें हम फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन में नॉर्मली शामिल नहीं कर रहे होते। बट अगेन यू शुड बी क्लियर, आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या फाइनेंस कॉस्ट यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? क्या रेट दिया हुआ है? लोन का रेट 10%। कहां दिया हुआ है? किस पॉइंट पे? थर्ड पॉइंट पे, ठीक हो गया। तो नॉर्मली आप यहाँ पे जैसे मैंने कहा मार्जिन की कैलकुलेशन की असम्पशन हमारी यही रहती है कि मार्जिन जो कैलकुलेट किया जाता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे या ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है। फाइनेंस कॉस्ट के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका मार्जिन हमारे लेवल पे नहीं आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जाता। हाँ, अगर कोई एग्जामिनर आपको स्पेसिफिकली कह देता है कि प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन में आपकी फाइनेंस कॉस्ट भी शामिल है, देन यू विल ट्रीट अकॉर्डिंगली। बट नॉर्मल असम्पशन यही रहेगी कि मार्जिन जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे कैलकुलेट हुआ है। जनाब एनपीवी तक पहुंचे कोई? और कोई पॉइंट मैं फिर बोल रहा हूं, कोई पॉइंट समझ ना आए डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। कितना जी? ये जी हमारे नेट कैश फ्लोज हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू 280.79 पॉजिटिव है तो कोई साइन नहीं, नेगेटिव होता तो ब्रैकेट लगा देते। सवाल की रिक्वायरमेंट हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ हमसे एनपीवी कैलकुलेट करने को ही कहा गया है, हमसे कोई फैसला तो मांगा ही नहीं, तो इसका मतलब जवाब हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया एनपीवी के कैलकुलेशन के साथ ही, ठीक है। अच्छा, इसने वो लोन के पैसे भी लिए हैं ना। हमारा आंसर उससे मैच इसलिए नहीं कर रहा एग्जामिनर से कि एग्जामिनर ने लोन की रसीद और लोन की रीपेमेंट भी अपने कैश फ्लो में शामिल की हुई है, जो कि इनअप्रोप्रिएट है। लोन की उसने रसीद, लोन की रीपेमेंट ले ली है, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट उसने भी इग्नोर की हुई है। हमने दोनों को इग्नोर किया है। तो मैं दोबारा कंफर्म कर दूं, ना लोन के रसीद पेमेंट लेनी है, ना लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट लेनी है, दोनों इरेलेवेंट है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। बल्कि मैंने एक तीसरी भी कैश फ्लो बता दी कि डिविडेंड अगर दिया जाए, कंपनी इस प्रोजेक्ट में से डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को, तो वो भी इरेलेवेंट कैश फ्लोज है। ओवरऑल फाइनेंसिंग कैश फ्लोज आर इरेलेवेंट इन फिजिबिलिटी एनालिसिस। जी एनी क्वेश्चन? किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए, पूछिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्लाउडी कंपनी लिमिटेड, ऑटम 17, क्वेश्चन 4। इसकी रिक्वायरमेंट है हमारी 15 मार्क क्वेश्चन में, कंप्यूट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द न्यू प्लांट एंड एडवाइस। कंप्यूट एंड एडवाइस, ठीक है जी। वेदर सीसीएल शुड इंट्रोड्यूस D44 कैश फ्लोज वुड अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। लेट्स रीड द क्वेश्चन। 15 नंबर का सवाल है जी, क्या है इसमें? क्लाउडी कंपनी लिमिटेड CCL मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स स्पेशलाइज्ड मशीन X85. A newer version of the machine is gaining popularity in the market and CCL is therefore considering to introduce a similar version of that is D44. Currently X85 बना के बेच रहे हैं, अब D44 बनाने की प्लानिंग शुरू होने जा रही है। Detailed research in this respect has been carried out during last 6 months at a cost of 3.25, which is sunk cost, irrelevant cost, past में incur हो चुकी है। The related information is as under: initial investment in new plant for manufacturing D44 would be 450 million, including installation and commissioning of plant. Projected production and sales of D44 are as follows. Year wise 4 साल प्रोजेक्ट की लाइफ है, कितने यूनिट्स बना के बेचेंगे आप? सेल्स वॉल्यूम ऑफ X85 इन द लेटेस्ट ईयर वाज 30,000 यूनिट्स। जो हम ऑलरेडी बना रहे हैं मशीन वो 30,000 है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ D44 वुड रिड्यूस द सेल ऑफ X85 बाय 2,000 एवरी ईयर।
दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। D44 बनाओगे तो X85 की सेल कम हो जाएगी, वहां पे जो कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो वो नुकसान लूज हो जाएगा, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन आएगा X85 पे, वो भी आपका रेलेवेंट कैश फ्लो बनेगा। Estimated selling price or variable cost per unit of D44 in year 1 is estimated at 40,000 and 32,000 respectively. The contribution margin on X85 in year 1 is estimated at 5,500. ये contribution margin आपको किस लिए बताया गया? क्योंकि आपने opportunity cost लेनी है, ये यहां से कमाना है और यहां पे ये गंवाना है आपने, दोनों को account for करना पड़ेगा। Fixed costs in year 1 are estimated at 45 million. However, if the new plant is installed, these costs would increase to 75. Impact of inflation on selling price, variable cost and fixed cost would be 10% for the both machines plants. मतलब नया प्लांट है, पुराना प्लांट है, दोनों केसेस में इन्फ्लेशन आपकी 10% ही असरअंदाज होगी। The new plant would be depreciated at the rate of 25% under reducing balance method. Tax depreciation is to be calculated on the same basis. Residual value of the plant at the end of its life, 4-year life, is expected to be equal to its carrying value. ये सवाल फिर carrying value वाला आ गया। हमने कल भी सवाल देखा था जिसमें residual value carrying value के बराबर थी। ये जो सवाल किया इसमें residual value given थी। अब ये फिर सवाल आया जिसमें carrying value के बराबर है। Applicable tax rate is 30 and tax is paid in the year in which liability rises. Cost of capital 12%. अच्छा जी, क्वेश्चन में इन्फ्लेशन है 10% की, लेकिन चूंकि टैक्सेशन है तो हमें मनी कैश फ्लोज पे जाना है, तमाम कैश फ्लोज मनी कैश फ्लोज लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको प्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं। एक कहा जाता है प्राइस और कॉस्ट ईयर 1 की रियल टर्म में है, और एक कहा जाता है जैसे यहाँ पे प्राइस एंड कॉस्ट फॉर द ईयर 1, रियल टर्म नहीं कहा गया। अगर तो प्राइस एंड कॉस्ट ईयर 1 की रियल टर्म में है तो हमें मनी टर्म में जाने के लिए पहले साल भी इन्फ्लेशन लगानी पड़ेगी, लेकिन इस केस में इन्फ्लेशन शुरू होगी दूसरे साल से। ये आपने ख्याल रखना है, दो तरह से एग्जामिनर डाटा देता है। इन्फ्लेशन पहले साल से भी लग सकती है, इन्फ्लेशन दूसरे साल से भी लग सकती है। अगर वैल्यूज रियल टर्म में लिखी हुई हैं तो इन्फ्लेशन पहले साल से ही शुरू हो जाती है, लेकिन अगर सिर्फ लिखा हुआ है पहले साल की वैल्यू है ये, तो फिर इन्फ्लेशन दूसरे साल से शुरू होगी। समझा यह जाएगा कि ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद है, क्योंकि ये रियल टर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये फर्क ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में कॉमन एरर्स जो बच्चों ने की हुई है, एग्जामिनर ने हमें बताया है, उसमें से दिस इज द एरर। इन्फ्लेशन पहले साल से बच्चों ने शुरू कर दी कि इन्फ्लेशन आ गई शुरू कर दो, तो इन्फ्लेशन आ गई कब से शुरू होनी है ये भी क्वेश्चन मार्क होता है, हमने इसके लिए भी सवाल को ध्यान से देखना होता है। अच्छा जी, ये सवाल हमारा सीधा सीधा सही लग रहा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग वैल्यू के बराबर आएगी। वर्किंग कैपिटल का जिक्र नहीं है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है जिसमें कंट्रीब्यूशन है नई मशीन का, पुरानी मशीन का कंट्रीब्यूशन लॉस है और फिक्स कॉस्ट है, और टैक्सेशन भी है। तो हम पहले आंसर का फॉर्मेट ड्रॉ कर लें, कैसे है दिखेगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन में। 4 साल लाइफ है तो 0 में इन्वेस्टमेंट और 4 में कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, 0, 1, 2, 3 and 4। इन्वेस्टमेंट मिलियंस में, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन है, तो डाटा हम रुपीज इन मिलियन में ही हैंडल करेंगे। यहां से हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लाएंगे, फिर हम टैक्सेशन लेंगे और दैट्स इट। यहां पे हमारे नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज बन जाएंगे। और टूल कौन सा लगाना है? IRR का। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 12%। तो हम एक डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं से 10% का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लाएंगे, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू लाएंगे, फिर दूसरा फैक्टर ले लेंगे हम 20% का, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले आएंगे, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ले आएंगे। फिर ये जो दो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आएंगी, एक 10% की और एक ये 20% की, इन दोनों को लेके इंटरपोलेशन का फार्मूला, और वहां से हम IRR डिटरमिन करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है जिस प्रोजेक्ट में? प्रोजेक्ट के लिए हमें जो प्लांट लगाना है, इट विल कॉस्ट अस 450 मिलियन। तो 0 में 450 मिलियन का आउटफ्लो। रेजिडुअल वैल्यू पेंडिंग है, डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनाएंगे, वहां से निकलेगी। फिलहाल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वर्किंग 1। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हमारे पास कंट्रीब्यूशन D44 से आना है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन लॉस X85 का आना है। कंट्रीब्यूशन D44 का कैसे ले सकते हैं? हमारे पास एनुअल, हम इसको प्रेजेंट करते हैं जी 1 से 4 तक डाटा हमारा जाना है। 1, 2, 3 and 4। वर्किंग 1, सेल यूनिट्स D44 कितने गिवन है जी हमें? 20,000, 25,000, 27,000 एंड 29,000 ये यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं रेवेन्यू में अगर बनाना चाहूं, तो मैं
यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, जो कि है 40,000 माइनस 32,000, तो मेरे पास पहले साल का कंट्रीब्यूशन आ गया। रुपीज़ इन मिलियन में बता दीजिएगा, पहले साल का कंट्रीब्यूशन कितना आता जी? 20,000 इंटू 8,000, 160 मिलियन। ये पहले साल का आ गया। इसके बाद क्या है? वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ इन्फ्लेशन। कितने परसेंट इन्फ्लेशन है प्राइस की? प्राइस की इन्फ्लेशन 10% है। तो इसका मतलब अब मुझे आगे जो चलना है वो A इंटू 40,000 माइनस 32,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर n, मतलब n कह दें या x कह दें। अब मुझे पावर बढ़ाती जानी है इसकी, ठीक है जी। तो बोलिए जनाब, A इंटू 8,000 इंटू 1.1, 25,000 इंटू 8,000 इंटू 1.1, 220, 27,000 इंटू 8,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर 2, 261.36, 29,000 इंटू 8,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर 3, 0.79। ये जो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया, सॉरी मैंने रेवेन्यू लिख दिया, माय मिस्टेक, दिस इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन है D44 का। इसके बाद इसमें से लेस करूंगा कंट्रीब्यूशन लॉस X85 का, फिर इसमें से लेस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट। दिस शुड गिव मी नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, नॉट प्रॉफिट। जी जनाब, यही है ना कहानी। हमने D44 को बेच के कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है? पहले साल 20,000 यूनिट, 8,000 पर यूनिट, दूसरे साल 25,000 यूनिट, लेकिन 8,000 इंटू 1.1 ये कंट्रीब्यूशन होगा। तीसरे साल 7,000 इंटू 8,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर 2, और चौथे साल 29,000 इंटू 8,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर 3। ये हमारा कंट्रीब्यूशन अर्निंग आ गई। अब हमें कंट्रीब्यूशन लॉस लेना है X85 का। X85 की कहानी यहां पे गिवन है जी। पहली ये बात है कि भाई D44 रिड्यूस द सेल ऑफ X85 2,000 यूनिट्स एवरी ईयर। हर साल 2,000 से सेल हमारी गिरती जाएगी। इसका मतलब पहले साल हम नुकसान उठाएंगे 2,000 का, दूसरे साल नुकसान उठाएंगे 4,000 का, तीसरे साल 6,000 का, और चौथे साल 8,000 का। यह है हमारा नुकसान जो X85 में होने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। हमने इन यूनिट्स को इसकी मदद से कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, लेकिन ख्याल रखना इन्फ्लेशन भी लेनी है। तो मैं अगर इसकी वर्किंग यहीं पे, इसकी मैं अलग से बना लेता हूं, बल्कि मुझे लगता है वर्किंग 1.1 हम बना लेते हैं। इसकी वर्किंग 1.1 मैं यहां पे शेयर कर लेता हूं जी। वर्किंग 1.1 आपके साथ, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन X85 1 2 3 4। पहले साल 2,000 यूनिट्स इंटू 5,500 रुपए, तो रुपीज इन मिलियन में बताइए कितना कंट्रीब्यूशन लॉस आया? 110 मिलियन। दूसरे साल 4,000 यूनिट्स, तो लड़ो तो ना यार, वो देखो पैसे को लेके ना सके पे कितने हैं जी? 1100 मिलियन। बड़े उसको ऐसे जैसे लेके भाग गया पैसे तुम्हारे वो। इंटू 5,500 इंटू 1.1, ये कितना बना? 11 मिलियन है। 11 मिलियन है, 11 मिलियन जी। नेक्स्ट जी, 4,000 का लॉस होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन में 10% का इजाफा। 2 पॉइंट कितने हो गए यार? 11 तो आगे जाना है पाइन। वॉल्यूम डबल हो गया, 24.20 जी। इसके बाद हो जाएगा 6,000 यूनिट्स का लॉस, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1.1 रेज़ टू पावर 2, 39.93। लॉस हो जाएगा 8,000 यूनिट्स का इंटू 5500 इंटू 1.10 रेज़ टू पावर 3, 56। लीजिए जी, ये हमारे पास लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन आ गया X85 का। X85 पे हमारा मनी टर्म में जो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन आएगा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन आएगा, वो क्या है? जी, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है टू आइडेंटिफाई रेलेवेंट वैल्यूज। हमारे प्रोजेक्ट से रेलेवेंट जो चीजें हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। हमें बताया गया है कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे तो इसकी सेल इसकी वजह से कम हो जाएगी, तो ये अगर कमाओगे तो ये कमाने के लिए गंवाना भी पड़ेगा, तो ये कमाई अगर शामिल कर रहे हो तो ये लॉस भी अपनी कैलकुलेशन में जरूर कंसीडर करो। ये भी रेलेवेंट है, आपकी इस कमाई की वजह से आपको ये नुकसान अपनी अर्निंग में लॉस आने वाला है। लॉस ऑफ अर्निंग इज अ कॉस्ट। ऑलरेडी आप कमा रहे हो, दैट विल बी लॉस, तो लॉस ऑफ अर्निंग इज अ कॉस्ट, उसको प्रोजेक्ट में शामिल किया हमने जी। जी, सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट जब सेम परसेंटेज से बदलते हैं तो वही सेम परसेंटेज कंट्रीब्यूशन पे भी अप्लाई होती है।
सेल प्राइस भी बढ़ गई है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई है, तो प्राइस हमेशा ऊपर ही होती है ना। प्राइस में इजाफा एब्सोल्यूट टर्म है, 100 रुपये प्राइस थी, 10% इजाफा 100 रुपये आ गया, 80 रुपये कॉस्ट थी, 10% इजाफा 8 रुपये आ गया। ठीक है, तो कॉस्ट में 8 रुपये का इजाफा आया, प्राइस में 10 रुपये का इजाफा आया, कंट्रीब्यूशन में 2 रुपये का इजाफा आ गया। पहले 20 रुपये कंट्रीब्यूशन था, 22 रुपये कंट्रीब्यूशन हो गया, कंट्रीब्यूशन में भी 10% इजाफा आ गया जी। फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या कहानी है जी? फिक्स कॉस्ट के बारे में वो कहते हैं कि भाई हमारा अंदाजा है अगले साल हमारी फिक्स कॉस्ट 45 होगी, लेकिन अगर नया प्रोजेक्ट लगा लिया तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 75। इसका मतलब नए प्रोजेक्ट की वजह से रेलेवेंट कॉस्ट, हमने पढ़ा था फिक्स कॉस्ट के बारे में कि फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट होती है सिर्फ इंक्रीमेंटल। अगले साल वैसे तो हमारी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट 75 पे जानी है, लेकिन 45 तो पहले ही हो रही थी। नए प्रोजेक्ट की वजह से रेलेवेंट जो कॉस्ट हमारी इनकर होनी है वो होगी 30। तो पहले साल ये 30 है और ऑनवर्ड इसमें 10% का इजाफा। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर में इट विल बी 33, then it will be 36.30, then it will be 39.93। लीजिए जी, यहां से you will have now operating cash flows। सम कीजिए पहले साल का 119 जी, सेकेंड ईयर 162.8, थर्ड ईयर 185.1013, फोर्थ ईयर 210.30। लीजिए जी, ये हमारे पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की फिगर आ गई हैं, जिनको अब हम यहां पे एक्सटेंड कर सकते हैं। 119, 162.80, 185.13 एंड 210.30। जी एनी क्वेश्चन? नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमने डिटरमिन कर लिए हैं। आगे क्या काम रह गया जी हमारा? टैक्सेशन की कैलकुलेशन के लिए हमें डेप्रिसिएशन चाहिए, हमें डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनानी है। वहां से डेप्रिसिएशन की वर्किंग से हमें रेजिडुअल वैल्यू भी लेनी है भाई, याद है ना? रेजिडुअल वैल्यू अभी तक हमने पेंडिंग की हुई है, क्योंकि हमारी रेजिडुअल वैल्यू उसने कहा कैरिंग वैल्यू के बराबर है, तो कैरिंग वैल्यू हमारे डेप्रिसिएशन की वर्किंग से ही आने वाली है। तो यहाँ पे हमने इसी को कंटिन्यू करना है, वर्किंग 1 को ही कंटिन्यू करेंगे हम। इसमें से यहीं से हम लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे। डेप्रिसिएशन के लिए हम वर्किंग 1.2 बना लेंगे। वर्किंग 1.1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वर्किंग 1.2 बनाएंगे। यहां से हमें टैक्सेबल प्रॉफिट मिल जाएंगे और इन पे हम कैलकुलेट कर लेंगे टैक्स। क्या रेट है टैक्स का? 30%। वर्किंग 1.2 टैक्स डेप्रिसिएशन। क्या पॉलिसी है टैक्स डेप्रिसिएशन की? 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। तो जनाब वर्किंग टैक्स की मैं यहीं पे इस पेज पे बना लेता हूं। वर्किंग 1.2 टैक्स डेप्रिसिएशन हम 2 कॉलम में बनाते हैं। एक कॉलम होता है टैक्स डेप्रिसिएशन का और दूसरा कॉलम होता है ईयर का। तो 25% रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन, पहली डेप्रिसिएशन 450 मिलियन की का 25% कितना बना? 112.50 फर्स्ट ईयर में आएगी। टोटल 4 साल लाइफ है, 4 साल तक हमें जाना है। रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस पे ही चलते जाएंगे। 112.50 का 75% कितनी जी? 84.38 कर दीजिए, 2 डेसिमल पे रहिए। 84.38 का 75% 0.28, 63.29 का 75% 47.46। तो यहां से कैलकुलेट कर लीजिए टोटल डेप्रिसिएशन कितना आपका चार्ज बनेगा? 307.60। टोटल डेप्रिसिएशन ये बना जनाब। इसको कॉस्ट से इसका डिफरेंस लें। कॉस्ट है 450, 63 है, तो कॉस्ट है 450। तो यहां से आपको कैरिंग वैल्यू मिलेगी 142.37। लीजिए जी, डेप्रिसिएशन भी मिल गई है हमें और कैरिंग वैल्यू भी हमें यहां से पता लग गई। कैरिंग वैल्यू यहां से उठाएंगे, इधर फीड कर देंगे 142.37 और हम इसके लिए यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे इसका वर्किंग 1.2 का। यहाँ पे वो भी जरूरी है, वर्किंग रेफर जरूर देना है आपने। 1.2 दे दिया हमने। डेप्रिसिएशन यहाँ पे लाएंगे आप 112.50, 84.38, 63.29, 47.46। एक बार बोर्ड पे देख लीजिए। डेप्रिसिएशन आपके पास है, यहाँ से प्रॉफिट, प्रॉफिट पे टैक्स, टैक्स यहाँ पे आपका इनकॉर्पोरेट होगा 1, 2, 3, 4 नेट कैश फ्लोज, एनपीवीज एंड देन फाइनली आईआरआर। कंप्लीट कीजिए कैलकुलेशन फटाफट जरा मुझसे शेयर कीजिए फाइनल नंबर। पहले एनपीवी शेयर करेंगे 10% की, फिर एनपीवी 20% की, फिर आईआरआर। 3 इंफॉर्मेशन मुझे आपसे चाहिए। कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन। आई एम इंटरेस्टेड ओनली 3 इंफॉर्मेशन फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस।
एनपीवी 10%, एनपीवी 20% एंड आईआरआर। किसी स्टूडेंट को कोई कैलकुलेशन पे गाइडेंस हेल्प चाहिए, पूछ लीजिएगा। यू कैन रेज योर हैंड, आई विल कम टू योर सीट टू गाइड यू, बट मेक श्योर ये सारी कैलकुलेशन आपके हाथ से गुजरती ही जाएं। क्लास वर्क जितना भी दिया जाता है हाथ से गुजारा कीजिए, बेशक आपको आसान भी लगे, लेकिन जितनी दफा आपके हाथ से चीजें गुजरेंगी आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका एरर रेट लो होता जाएगा। सो मेक बेस्ट यूज ऑफ द क्लास टाइम। जी बेटा, जी बेटा इसमें क्या है बेटा, ये लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन कि हम जब D44 लॉन्च करेंगे तो हम X85 की सेल्स में नुकसान कर बैठेंगे। X85 हम ऑलरेडी बेच रहे हैं, D44 नई प्रोडक्ट लॉन्च करने से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल में कमी आ जाएगी, तो उस कमी से जो नुकसान होगा उसको भी हमें अपने एनालिसिस में शामिल करना है ना। उसने हमें कहा है हर साल हमारी सेल X85 की 2000 से गिरती जाएगी, तो पहले साल हमें 2000 यूनिट पे 5500 का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, अगले साल फिर 2000 की जगह 4000 यूनिट्स का नुकसान होगा हमें, क्योंकि अगर हमने D44 लॉन्च ना किया होता तो 4000 यूनिट्स ज़्यादा बेचते दूसरे साल, तीसरे साल 6000 यूनिट ज़्यादा बेचते। तो जो नुकसान है हमने लॉस ऑफ सेल, उसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन का नुकसान है वो हमने इस प्रोजेक्ट को चार्ज करना है, क्योंकि इट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बेटा साथ जैसे जैसे उसने कहा, उसने मैं पहले साल का कंट्रीब्यूशन 5500 बताया है और उसके बाद उसने कहा 10% की इन्फ्लेशन है, पुराना प्लांट है या नया प्लांट है, तो 5500 का कंट्रीब्यूशन पहले साल का है। बेटा इन्फ्लेट कर रहे हैं हम कंट्रीब्यूशन को, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट्स से। 5500 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, 4000 यूनिट्स हैं, आगे 2000 यूनिट्स हैं, हमने तो टोटल देखना है ना, हमें नुकसान कितना हुआ, वो हमारे कैश फ्लोज टोटल है, एक यूनिट का डाटा थोड़ी है वो तो साल का डाटा है, एक साल में 2000 यूनिट का नुकसान हुआ है हमें। जरा कैश फ्लो की फिक्र भी बता दीजिए, चलें अगर कोई कैश फ्लो तक पहुंच गए हैं। 117.05 0.7 58 147.58 ठीक है, आगे 0.8 नेट कैश फ्लोज भी एक स्टेप में हमने यहाँ पे लिख ली है। एज पर आवर गाइडलाइन हमने एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नीचे ले लिया, एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर ले लिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में हमें गिवन है 12%। वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट आईआरआर एंड देन एडवाइज ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। $90.51 23.39 नेगेटिव 17.94 और डिसीजन के लिए हम देखेंगे कि ये आपका 12% से हायर है तो प्रोजेक्ट इज फीजिबल। जी आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनको ज़रा वेरीफाई कीजिए। कोई डिसएग्रीमेंट है तो बताइए। 10% पे एनपीवी आपके साथी ने 90.51 कैलकुलेट की है,
20% पे नेगेटिव 23.39 है, IRR 17.94 है और फाइनल डिसीजन हम IRR को कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% से कंपेयर करते हैं तो प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड 12%, प्रोजेक्ट की ऑफर 17.94%, प्रोजेक्ट इज ऑफरिंग हायर रिटर्न देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो प्रोजेक्ट इज फीजिबल। दाऊद आपने टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर दीजिए बेटा, आप शुरू कर दीजिए, हम डिस्कशन में कंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू। ये आप लोगों का टेस्ट काइंडली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको ले लीजिए। कल इंशाल्लाह इस पे कोई डिस्कशन पॉइंट होगा तो कल हम इस पे बात करेंगे। आपका कोई ध्यान में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे? अच्छा जी, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। इंशाल्लाह हम मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे जारी हैं। कल हम कुछ मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।